धीरज खुशी की बातें आंखें बंद कर सुन रहा था, लेकिन उसका यह कहना है कि इस शादी को ना निभाए तो उसे गुस्सा आ गया और वह गुस्से से आंखें खोल खुशी को देख बोला, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूं। तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि शांति से सो जाओ। धीरज की बातें सुन दर से जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। धीरज खुशी को सोता देख अपने फोन से एक मैसेज कर साइड टेबल पर रख देता है और खुशी को अपनी बाहों में भर अपनी आंखें बंद कर लेता है। और आंखें बंद करते ही उसे एक लड़की दिखाई देती है जो बच्चों के साथ खुद भी बच्ची बनकर उनके साथ खेल रही थी। धीरज खुशी को देखते हुए अपने मन में कहता है, मैं जानता हूँ तुम सोच रही होगी कहीं रोहिणी और मेरे बीच सब कुछ हो गया होगा, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने बहुत कोशिश की अपने और रोहिणी के रिश्ते को आगे बढ़ाने की, लेकिन मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाया। आज भी जब मैं उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि उसके चेहरे पर भी तुम्हारा चेहरा दिख रहा था। शायद मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं अभी तुम्हें रोहिणी और अपने बीच के रिश्ते का सच नहीं बता सकता। हो सके तो प्लीज माफ करना मुझे। यही सब सोचते हुए धीरज की कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। वहीं रोहिणी धीरज को कब से ढूंढ रही थी और जैसे ही वह कॉल करने जाती है कि धीरज का मैसेज आता है जिसमें लिखा था, मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तुम सो जाओ, मैं सुबह आऊँगा। रोहिणी का मैसेज पढ़ मुंह बन जाता है। फिर वह अपने कमरे में जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी नज़र खुशी के कमरे की ओर जाती है जो बंद था। वह एक पल उस दरवाजे खुलती है, फिर सोने चली जाती है। अगली सुबह खुशी की नींद खुली तो उसकी नज़र धीरज के चेहरे पर पड़ी जो सुकून से आंखें बंद किया था। खुशी एक तक उसके चेहरे को देखती है और अपना हाथ उसके चेहरे को छूने के लिए बढ़ाती है, लेकिन इससे पहले खुशी धीरज को छूती वह खुद को रोक लेती है और कहती है, शायद आप हमारी किस्मत में नहीं। रोहिणी जी बहुत लकी हैं कि आप उन्हें मिले। यह कहे फिर कुछ सोच अपने होठ धीरज के माथे पर रख उसे चूमती है और उठकर वॉशरूम चली जाती है। वहीं धीरज खुशी की बात सुन रहा था। उसके वॉशरूम चले जाने के बाद वह उठता है और कुछ सोच वहां से निकल अपने कमरे की ओर चला जाता है। धीरज अपने कमरे में जाता है तो वह देखता है रोहिणी सो रही है, तो वह एक पल देख वॉशरूम में चला जाता है। उसी नीचे मंदिर में पूजा करती है, उसके बाद किचन में खाना बनाने चली जाती है। तभी वहां धीरज आ जाता है और खुशी को देखकर कहता है, आज रेडी रहना, मीटिंग है तो संग में चलना है। यह कहे वो फ्रिज से पानी का बोतल निकाल पानी पीने लगता है। खुशी धीरज की बात सुन उसकी तरफ पलटती है और वह जल्दी से अपनी नज़रें फेर लेती है क्योंकि धीरज इस वक्त शर्टलेस था। खुशी के ऐसे पलट जाने से मुस्कुरा देता है और कहता है, क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मैंने कुछ पूछा है तुमसे? धीरज की बात सुन हड़बड़ा जाती है और हकलाते हुए कहती है, वह हम आपके साथ नहीं जाएंगे। धीरज खुशी की बात सुनता है तो उसकी भौहें चढ़ जाती हैं। दरअसल बात यह है कि हमारा दम घुटता है, कार में चक्कर जैसा फील होता है, सांस फूलने लगती है। 2 बार कंट्रोल करके बैठ चुके हैं कार में, लेकिन अब हम और नहीं बैठ सकते। इसलिए आप हमें एड्रेस बता दीजिए, मीटिंग कहाँ पर है, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। धीरज खुशी की बात को गौर से सुनता है, फिर कहता है, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। यह कह वह रेडी होने चला जाता है कमरे में। खुशी धीरज की बात सुन बस उसे जाते देखती है, फिर नाश्ता बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद रोहिणी और धीरज नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए थे और सर्वेंट उन्हें नाश्ता परोस रहा था। धीरज चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे खुशी नजर नहीं आती। तभी उसके कानों में पायल की आवाज़ पड़ी, तो वह उस ओर देखता है जहाँ खुशी सीढ़ियों से उतर कर आ रही थी। यश तो बस उसे देखता ही रह गया। ब्लैक कलर की साड़ी में वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। खुशी चलकर डाइनिंग टेबल के पास आती है और अपना सर झुका खड़ी हो जाती है। धीरज का ध्यान अभी खुशी पर था, जिसे रोहिणी देखकर गुस्सा हो रही थी
और उसने अपने गुस्से को शांत कर थोड़ा मुस्कुराते हुए पूछा, रोहिणी, अच्छा हमारे बीच ठीक से बात नहीं हो पाई। वैसे तुम्हारा पूरा नाम क्या है? खुशी रोहिणी की बात सुन पहले तो हैरानी से देखती है, फिर मुस्कुराकर कहती है, हमारा नाम खुशी मिश्रा है। रोहिणी, एक बात सच बताना यार, तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ दिया है या फिर तुमने अपने किसी बॉयफ्रेंड के लिए अपने पति को छोड़ दिया? खुशी रोहिणी की बात सुनती है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वहीं धीरज की हाथों की मुट्ठियां बन जाती हैं। खुशी रोहिणी की बात सुनती है तो उसे बुरा लगता है, लेकिन फिर वह फीकी मुस्कुराहट के साथ कहती है, हमारे पति किसी और को पसंद करते हैं, इसलिए हम उनके बीच नहीं आना चाहते, उनसे दूर हैं। ओह, तो और कितने दिन रहने का विचार है तुम्हारा? क्योंकि पराये मर्द के साथ इतने बड़े घर में रहना अच्छी बात नहीं, तुम तो बहुत अच्छे से जानती हो। बाहर किसी को पता चला तो लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, किस किस नाम से बुलाते हैं। यह कह रोहिणी देविल स्माइल करती है। वही रोहिणी की बात सुन खुशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह अपनी फीकी मुस्कान से कहती है, आप चिंता मत करिए, बहुत जल्दी ही हम खुद यह घर छोड़ चले जाएंगे। खुशी कहती है। वहीं धीरज से जब यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह थोड़ा जोर से और खतरनाक आवाज में कहता है, तुम्हारा नाश्ता हो गया तो तुम घर जाओ। रोहिणी को धीरज गुस्से में कहता है। धीरज की ऐसी आवाज सुन रोहिणी एकदम से डर जाती है, लेकिन फिर स्माइल कर कहती है, पर बेबी, हम दोनों साथ में जाने वाले थे ना घूमने। रोहिणी कहती है, मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है तो तुम जाओ अभी। धीरज कहता है, पर रोहिणी अभी इतना ही बोली थी कि धीरज जोर से चिल्लाता है, गो। धीरज को गुस्से में देख एक नज़र खुशी को गुस्से में घूरती है, फिर वहां से चली जाती है। वहीं खुशी धीरज के गुस्से से चिल्लाने की आवाज से पूरी तरह डर जाती है और रोहिणी वहां से चली जाती है और मन ही मन खुशी को कुट रही थी। बोलते बोलते एकदम उसका पैर फिसल जाता है और जाकर कीचड़ में गिर जाती है, जिससे धीरज के नौकर रोहिणी पर हंस रहे थे। वहीं टेबल पर धीरज एक नाइफ लेता है और ठीक उनसे कुछ दूर खड़े एक मेल सर्वेंट को इशारा करता है और कहता है, इधर आओ। वहीं वह मेल सर्वेंट पूरी तरह डर जाता है, धीरज उसे क्यों बुला रहा है। वह डरते डरते धीरज के पास जा खड़ा हो जाता है। धीरज वह चाकू ले सीधा उस सर्वेंट की एक आंख में भोंक देता है, जिससे वह सर्वेंट दर्द से वही चिल्लाने लगता है और खून पूरे फर्श पर गिरने लगता है। कुछ छींटे धीरज पर भी पड़ते हैं। वही खुशी धीरज के ऐसा करने से हैरानी और डर से अपने होठों पर अपने दोनों हाथ रख लेती है। तभी उसे डाइनिंग एरिया में धीरज की आवाज गूंजती है। धीरज उस चाकू को सर्वेंट की और अंदर घुसा आते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी की तरफ अपनी इन गंदी नजरों से देखने की। धीरज रोहिणी की बात सुन जब अपनी गर्दन पर हाथ रख खुद को काबू करने के लिए इधर उधर गर्दन घुमा रहा था, तभी उसकी नजर उस सर्वेंट पर गई, जिसकी नजर खुशी की खुली कमर पर थी, जो अपनी हफ्सी नजरों से खुशी की खुली कमर को ही देखे जा रहा था। सर्वेंट तो बुरी तरह दर्द से चिल्लाए जा रहा था। उसी दर्द से धीरज को देख रही थी, उससे सर्वेंट की ये हालत नहीं देखी जा रही थी। वह तो धीरज का ये रूप देख पूरी तरह डर गई थी और वह हकलाते हुए कहती है, प्लीज उसे छोड़ दीजिए, हमें डर लग रहा है, हम सच कह रहे हैं, प्लीज बंद करिए यह सब। यह कहते हुए खुशी की सांस बहुत धीमी होने लगती है और वह बेहोश हो जाती है। वहीं खुशी की बात सुन धीरज उसे अपनी ठंडी नजरों से देखता है, लेकिन खुशी के बेहोश होने से वह हड़बड़ा जाता है और वह गिरती उससे पहले धीरज उसे अपनी बाहों में भर लेता है। फिर अपने गार्ड को बुला डाइनिंग एरिया साफ करने को बोलता है, जो पूरा खून से लथपथ था, और उस आदमी को वहां से ले जाने का इशारा करता है। डॉक्टर खुशी को चेक कर धीरज के पास जा कहती है, मिस्टर कपूर, आपकी बीवी बहुत ही कमजोर दिल की है, लड़ाई झगड़ा खून खराबे से वह बहुत डरती है और डर से इतना रोती है कि ये खुलकर सांस तक नहीं लेती, खुद को जब्त कर लेती है। हो सके तो आप उन्हें इन सब चीज़ों से दूर रखें।
उन्हें खुश रखें, नहीं तो वह ऐसे बीमार पड़ती रहीं तो उनकी जान पर बन सकती है। अभी फिलहाल के लिए इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर बाद उन्हें होश आ जाएगा। है कहे वह डॉक्टर चली जाती है। धीरज बस डॉक्टर की बात को सुन अपना सिर हिला देता है और कुछ सोचने लगता है। थोड़ी देर बाद खुशी अचानक से उठकर बैठ जाती है और अपने दोनों घुटनों के बीच अपना सर रख रोने लगती है। वहीं जब धीरज रूम में आता है तो खुशी को ऐसे रोता देख जल्दी से उसके पास जाता है और अपने गले लगा लेता है। लेकिन खुशी धीरज को देख जल्दी से उसे खुद से दूर कर डरते हुए कहती है, दूर रहिए हमसे, आप बहुत बुरे हैं। आपने एक आदमी को जान से मारने की कोशिश की है। धीरज खुशी के ऐसे धकेलने की वजह से गुस्सा हो जाता है और उसकी बाहों को पकड़ गुस्से से कहता है, हाँ हूँ मैं बहुत बुरा और यही बुरे आदमी के साथ तुम्हें अपनी जिंदगी बिताना पड़ेगी। यह बात जितना जल्दी हो सके समझ जाओ, ओके। नीरज के ऐसे चिल्लाने से डर जाती है और वह रोते हुए कहती है, हमें दर्द हो रहा है, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, प्लीज छोड़िए हमें। धीरज खुशी की बात सुनता है तो उसे एहसास होता है कि उसने कितना कसकर उसे पकड़ा है। वह खुद को काबू कर खुशी को अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, सॉरी, वह तुम्हें गंदी नजरों से देख रहा था, इसलिए खुद पर काबू नहीं था। धीरज की बात सुन वैसे ही रोती रहती है। धीरज उसे ठीक से सुला बाहर आ जाता है। अंधेरे कमरे में धीरज उस कमरे में आता है तो उसकी नजर सामने बंधे एक आदमी पर जाती है और एक कोई और नहीं, वह नौकर था जिसकी हालत अब तक खराब हो चुकी थी। धीरज उसके पास जा कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई थी कि मेरी बीवी की तरफ तुम आंख उठाकर देखो। उस टाइम तो तुम मेरी जान की वजह से बच गए थे, क्योंकि वह बहुत मासूम है। तुम जैसे लोग से उसे हमदर्दी जल्दी ही हो जाती है, लेकिन मुझे नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरी चीज पर अपना हक जताए या अपनी नज़र उठाकर उसे देखे। यह कहे बिना देरी किए वो सीधा उस आदमी के बीचों बीच गोली मारता है। वहीं रोहिणी घर जाने की बजाय वापस आ जाती है, जो धीरज को इस हरकत करने से देख लेती है। वह देख लेती है उस आदमी को मारते हुए तो घबरा जाती है। तभी धीरज का वफादार आदमी उसके पास आ कहता है, सर रोहिणी मैम का क्या करें। धीरज कहता है, क्या करना है यह अच्छे से जानते हो कि क्या बोलना चाहिए उसे। उसे इतना डरा दो कि वह किसी के आगे मुंह ना खोल सके। और यह कहे उस कमरे से चला जाता है। रोहिणी भागते हुए अपनी कार से घर की ओर जा रही थी कि तभी वह अपनी कार की ब्रेक जोर से लगाती है, क्योंकि उसके कार के ठीक सामने तीन चार गाड़ी खड़ी थी। रोहिणी एक पल के लिए डर जाती है, लेकिन फिर खुद को शांत कर जैसे ही कार घुमाने के लिए स्टार्ट करती है कि उसकी कार के पास आकर कोई उसकी खिड़की पर खटखटाता है। रोहिणी अपना कार का शीशा नीचे करती है, तभी वहां वह आदमी उसको घसीटते हुए उसे बाहर निकालता है। कुछ 4-5 लड़कियों का आकर रोहिणी के गाल पर 20 से 30 थप्पड़ मारती है। रोहिणी को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। उसे इतना कसकर मारा गया था कि वह दर्द से वहीं बेहोश हो गई। वह लड़कियां रोहिणी को उसके घर के बाहर फेंक वहां से निकल जाती हैं और फोन कर कहती हैं, काम हो गया बॉस। दूसरी तरफ से कुछ बोला जाता है जिसे सुन वह लोग ओके कर फोन काट देते हैं। रोहिणी का घर अलग था जिसे धीरज ने दिलाया था। धीरज की शादी हो जाने के बाद धीरज ने रोहिणी को यह कहकर एक अलग से घर दिलवा दिया था कि यहाँ पर उसकी दादी माँ आती जाती रहती हैं, तुम अलग से रहोगी तो हमें वहाँ देखने और रोकने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन फिर भी जब भी रोहिणी को यह खबर होती कि धीरज आ गया है तो वह बिना कुछ सोचे समझे धीरज के घर आ जाया करती थी, क्योंकि वह अकेला नहीं रहना चाहती थी। वह अब चाहती थी कि धीरज के पास ही रहूं, जिससे धीरज को अपने करीब कर सकूं। लेकिन उसके हर प्लान पर पानी फिर रहा था। धीरज रोहिणी को रोक भी नहीं पाता था। पता नहीं धीरज की ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो वही जानता है। कुछ तो राज जरूर है जो धीरज और रोहिणी के बीच छुपा हुआ है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का पार्ट भी आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा।
तो इस पार्ट को भी ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके।